हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान कलश नॉलेज ड्रॉप्स में। हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे थे और वो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, साथ ही में मई और जून के करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू थे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 1 में हम लोग 25 क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए थे। आज उसके आगे के जो भी क्वेश्चंस है उनको करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आशा है आप लोग पहला पार्ट देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पहले पहला पार्ट देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा आपको कंटिन्यूटी समझ में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जुड़े हुए हैं, आप इसको भी देखेंगे तो भी आपको क्वेश्चंस हैं, अलग अलग ही क्वेश्चंस हैं, ऐसा तो है नहीं कि सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। तो आज हम 26 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। 25 क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं। 26 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में इस महान व्यक्ति की स्मृति में हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया गया। वह एक वैदिक दार्शनिक और सामाजिक सुधारक थे और उनका जन्म 11वीं सदी में तमिलनाडु में हुआ था। वह अलवारों भगवान विष्णु के उपासक से गहन रूप से प्रभावित थे। उपरोक्त विवरण संबंधित है। ठीक है, तो यूपीएससी जो है या पीसीएस के लेवल पर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी दे दी जाएगी और आपको 4 लोगों का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि कौन से व्यक्ति के बारे में। मॉडर्न इंडिया में भी ऐसा किया जाता है। मॉडर्न इंडिया संबंधित क्वेश्चन जो होते हैं हिस्ट्री में भी किया जाता है, और साइंस एंड टेक में भी। साइंस में जैसे किसी स्पीसीज के बारे में बता देते हैं कि ये स्पीसीज ऐसी है, इसके ऐसे फीचर्स हैं, तो क्या नाम होगा, जो हाल ही में चर्चा में रहते हैं। हाल ही में यह भी चर्चा में था, तो ये करंट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, रामानुजाचार्य जी हैं। ठीक है ना, जिनके बारे में बताया गया है। तो इनकी स्मृति में हैदराबाद में एक स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बनाया गया है। ठीक है ना। अब इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट जो है वो 216 फीट है। इसकी हाइट भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। कई एग्जाम में आपसे हाइट ही बस पूछ लेंगे कितने हाइट का है। और इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 11वीं सदी में। कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। ये अलवर अलवारों मतलब से संबंधित हैं। तो अलवार कौन होते थे, जो भगवान विष्णु के उपासक होते थे। और एक होते थे नयनार, ये क्या होते थे, ये भगवान शिव के उपासक होते थे। ये भगवान विष्णु के उपासक थे, रामानुजाचार्य। और उन्हीं के लिए स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का जो है निर्माण किया गया है। कहाँ पे, हैदराबाद में। तो कई क्वेश्चन इससे निकल के आ रहे हैं कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ स्थित है। 4 स्थान दे दिए गए, तो पहला कौन सा होगा, हैदराबाद होगा। किससे रिलेटेड है, रामानुजाचार्य से। यह भी पूछा जा सकता है कि रामानुजाचार्य कौन से संत थे, अलवार थे, नैनार थे, या क्या थे। तो अलवार थे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे संबंधित है। 27वां क्वेश्चन देखिए। हाल ही में फटे टोंगा ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्वालामुखी संबंधित है और ज्वालामुखी का नाम क्या है, टोंगा। 3 कथन दिए हुए हैं और पूछा है, ध्यान दीजिएगा, असत्य कथन। कौन सा कथन क्या है, असत्य है, मतलब गलत कथन का चुनाव करना है। तो यह पहला कथन देखिए, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बेल्ट के साथ स्थित है। दूसरा कथन है, इसका विस्फोट इसलिए हुआ क्योंकि पैसिफिक प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और टोंगा प्लेट के नीचे धंस गई थी, है ना। ध्यान सुनिए, क्योंकि पैसिफिक प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और टोंगा प्लेट के नीचे धंस गई थी। तीसरा, यह 3 दशकों में दुनिया में कहीं भी रिकॉर्ड की गई सबसे बड़ी ज्वालामुखी घटना थी। तो इसमें गलत कथन बताना है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बेल्ट के साथ स्थित है। बिल्कुल, आप लोग ज्योग्राफी अगर थोड़ा भी पढ़े होंगे तो ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे कि जो पैसिफिक प्रशांत महासागर के जो चारों ओर का क्षेत्र है, जो किनारे किनारे बाउंड्रीज हैं, वो रिंग ऑफ फायर जनरेट करते हैं। मतलब वहां पे चेन्स हैं ज्वालामुखी की बहुत सारी, मतलब लगातार ज्वालामुखी की चेन्स हैं। ठीक है, तो वो यहाँ देखने को मिलता है। तो पहला कथन सही है। दूसरा,
ज्वालामुखी की जो व्याख्या वर्तमान में जो वैज्ञानिक व्याख्या होती है वो यही है कि जब कोई दो प्लेटें टकराती हैं, ठीक है ना, दो प्लेट टकराएंगी तो जो भारी वाली जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वह प्लेट नीचे की ओर सबडक्ट होगी, और जो हल्की प्लेट होगी वो क्या होगी, फोल्ड होगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या बता रहा है, पैसिफिक प्लेट जो है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और टोंगा प्लेट के नीचे धंस गई। जो पैसिफिक प्लेट है, जो प्रशांत महासागर की प्लेट है, वो बहुत ही ज्यादा डेंस है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है ना। जो महासागरीय प्लेटें होती है उनकी उनका घनत्व तो ज्यादा होता है, और जो महाद्वीपीय प्लेट होती है उनका घनत्व कम होता है। तो पैसिफिक प्लेट एक महासागरीय प्लेट है तो उसका घनत्व तो ज्यादा है, तो वही धसेगी ना, वही धसने का मतलब सबडक्ट हो रही, वही नीचे जाएगी। और जो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और टोंगा प्लेट है इनका घनत्व तो कम है उसकी तुलना में, तो इनके नीचे ही वह धस रही है। तो यह भी कथन सही है ना। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरा जो अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियो भी मैं चैनल पे डाला हूं तो आप सेक्शन में जा करके देख सकते हैं, मैंने इस पे डिस्कस किया है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। थर्ड जो ऑप्शन है कि यह 3 दशकों में दुनिया में कहीं में भी रिकॉर्ड की सबसे बड़ी ज्वालामुखी घटना थी, तो यह भी कथन सही है। तो हमारे पास तीनों कथन सही हैं, लेकिन पूछा क्या है, असत्य। जब तीनों सही है तो फिर असत्य क्या है, कोई नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा बी। उपयुक्त में से कोई भी कथन जो है वो असत्य नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर के संबंध में कथनोपचार कीजिए। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी। पहला कथन देखिए, सबसे पहले देखिए पूछा क्या है, कथन सही विकल्प, सही कथन चुनना है। तो भारत में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक है, यह नहीं कहा सबसे शक्तिशाली यही है भारत में, उनमें जितने भी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर उनमें से एक है, और भारतीय शैक्षणिक संस्थान में सबसे बड़ा है, ठीक है। दूसरा, इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा स्थापित और चालू किया गया था, ठीक है ना। तो अब बताइए कौन सा कथन सही है इसमें। पहला कथन देखते हैं, तो भाई सुपर कंप्यूटर ही है परम प्रवेगा नाम, ठीक है ना, यह सुपर कंप्यूटर ही है, और सबसे बढ़िया जो सुपर कंप्यूटर भारत है उनमें से एक है, और किसी शैक्षणिक संस्थान में सबसे बड़ा है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस द्वारा स्थापित, ये भारतीय विज्ञान संस्थान कौन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इसी के द्वारा स्थापित और चालू किया गया था, तो यह भी सही है। तो दोनों ही कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम स्वनिधि योजना के बारे में है, स्ट्रीट वेंडर से संबंधित है ना, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो फुल फॉर्म क्या है, आप इसको कमेंट करेंगे फुल फॉर्म। कोई कमेंट नहीं करता है, कल की वीडियो में इतने क्वेश्चंस देखे, अब पूरा ही नहीं देखते होंगे तो कमेंट कैसे करेंगे। अगर नहीं आता है तो कम से कम गूगल करके तो कमेंट कर सकते हैं, आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। तो पीएम स्वनिधि के बारे में कमेंट करना है, इसका फुल फॉर्म देखते हैं कौन कौन करता है। चलिए इसके बारे में स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि शहरी और आवास मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दूसरा, पीएम स्वनिधि के तहत लक्षित लाभार्थियों में केवल केवल शहरी और पेरी शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स या हॉकर वेंडिंग शामिल है। थर्ड, योजना कैशबैक सुविधा के माध्यम से विक्रेताओं द्वारा डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करेगी। तो 3 कथन दिए हैं, इनमें से कौन से कथन क्या हैं सही हैं ये हमको बताने हैं। मैंने डी लगाया है, मतलब तीनों कथन मुझे लगा सही है, लेकिन मेरा क्वेश्चन यह गलत हो गया है। क्यों हो गया है मैं बताता हूँ आपको, भाई कैसे हो गया, क्या मैं सोच रहा था। तो पहले बेसिक जान लीजिए कि इसका जो स्टार्ट 2020 से लेकर के 2024 तक के लिए योजना स्टार्ट की गई है। कोविड के समय में स्टार्ट किया गया था कि स्ट्रीट जो वेंडर्स है, जो सड़कों के किनारे ठेला आदि लगाते हैं, उनको मदद की जाए फाइनेंशियली कि वो अपना रोजगार किसी तरह से फिर से स्टार्ट कर पाए, है ना। तो पहला जो कथन है कि यह शहरी और आवासीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र योजना है, तो बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट जो है देखिए,
पीएम स्वनिधि के तहत लक्षित लाभार्थियों में केवल शहरी और पेरी शहरी क्षेत्रों में, यहीं पे मैंने गड़बड़ किया था। केवल शहरी और पेरी शहरी क्षेत्र जो दिया है, केवल इतना शामिल नहीं है, इसमें अर्ध शहरी, अर्ध शहरी और साथ ही में जो ग्रामीण वेंडर हैं उनको भी सम्मिलित किया गया है ना। तो ऐसा नहीं है कि केवल शहरी क्षेत्र के लिए ही है, जो अर्ध शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण वेंडर वाले क्षेत्र हैं वहां के लिए भी यह योजना है। तो यहीं पे मैंने गलत कर लिया था, मुझे लगा यही सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल है। तो दूसरा कथन सही नहीं है। तो दूसरा अगर आपको पता होता तो दूसरा ही एलिमिनेट कर देते सबसे पहले, तो पहला तीसरा में से कोई ना कोई होता। तीसरा ऑप्शन कैशबैक सुविधा के माध्यम से विक्रेताओं द्वारा डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करेगी, तो बिल्कुल अगर आपकी योजना में डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने की बात आए नई योजनाओं में, तो वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि डिजिटल इंडिया तो चल ही रहा है कब से। तो फर्स्ट एंड 3 सही है, तो ऑप्शन बी सही है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 क्वेश्चंस जल जीवन मिशन से संबंधित है ना। जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि जल जीवन मिशन को प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। दूसरा, जल जीवन मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। कल ही बताए थे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में योजना का जो भी फंड होता है, जो खर्च होता है, वो डिवाइड होता है। लेकिन सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम होती है, केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना होती है, उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें पूरा खर्च ही केंद्र सरकार देती है। तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच समान फंड शेयरिंग होगी, समान फंड शेयरिंग होगी, ध्यान दीजिए। थर्ड स्टेटमेंट है जल जीवन मिशन के तहत राज्य केंद्र शासित प्रदेश जल गुणवत्ता निगरानी और सर्विलांस गतिविधियों के लिए अपने वार्षिक आवंटन के 2% का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें हमको सही ऑप्शन का चुनाव करना है, ठीक है। तो चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कौन से मंत्रालय का है। तो जल जीवन मिशन कौन से मंत्रालय का होगा, जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय का स्कीम है यह, ठीक है। अगला ऑप्शन, पहला ऑप्शन देखिए, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 2024 तक जो है कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, यह केंद्र प्रायोजित योजना है, तो बिल्कुल केंद्र प्रायोजित योजना है, सही है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच समान फंडिंग शामिल है, समान फंडिंग शामिल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने भी राज्य है सबके साथ समान फंडिंग शामिल है ना। इससे तो ये पता चल रहा है ना कि जितने भी राज्य हैं सारे राज्यों के साथ समान फंडिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। फंडिंग जो है, जब भी केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती है तो उनमें ज्यादातर में कई लेवल्स होते हैं फंडिंग के, किस तरह से डिवीजन होगा। तो जैसे जिन यूनियन टेरिटरीज में विधायिका नहीं है ना, या विधानसभा नहीं है, उनके लिए 100% कौन देगा, केंद्र सरकार देगा। नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट हैं और साथ ही में जो हिमालयी स्टेट है, हिमालय के जो राज्य हैं, और साथ ही में जिन यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा है, ठीक है, उनके लिए जो शेयरिंग है वो 90:10 का है। 90% जो खर्च है वो कौन करेगा, केंद्र सरकार, और 10% खर्च कौन करेगी, राज्य सरकार। बाकी जो बचे हुए राज्य हैं उनके लिए 50-50 शेयरिंग है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं 3 तरह की शेयरिंग का मतलब इसमें रूल है। तो ऐसा नहीं है कि सबके बीच में समान है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो दूसरा अगर आपको पता होता कि गलत है तो आप ए को एलिमिनेट कर देते, बी को एलिमिनेट करते, सी को करते, केवल कौन बचता है, डी बचता है, ठीक है। तीसरा कथन सही है कि इसके तहत जो राज्य या जो केंद्र शासित प्रदेश है, वो जो वाटर की क्वालिटी है और उसको
इवेल्युएट करने के लिए, सर्विलांस के लिए जो है अपने वार्षिक आवंटन से 2% तक का खर्च कर सकते हैं। भाई तुम भी कुछ करो, राज्य भी कुछ करे क्वालिटी उल्टी पता करने के लिए, ऐसा उनको प्रावधान कर दिया गया। तो पहला और तीसरा कथन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के संबंध में कथन पर विचार करना है। आप लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पढ़े हैं, अब हम कौन सा प्रोग्राम पढ़ेंगे, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा कथन क्या है असत्य है, कौन सा कथन क्या है गलत है। पहला देखिए, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों के प्रदर्शन में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है जो विभिन्न विकास मानकों पर पिछड़ रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में 15 प्रमुख सामाजिक आर्थिक संकेतकों की पहचान, ब्लॉकों की आवधिक ट्रैकिंग और के लिए कई डोमेन के तहत की गई है। थर्ड, यह परिवर्तनकारी कार्यक्रम भारत के सबसे कठिन और अविकसित ब्लॉकों में मौजूद योजनाओं को अभिसरण, परिणामों को परिभाषित करने और निरंतर आधार पर निगरानी करके नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शासन में सुधार पर केंद्रित है। तीन स्टेटमेंट है, असत्य वाला चुनना है और बताना है। पहला स्टेटमेंट देखिए कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम देश के सभी ब्लॉकों के प्रदर्शन में सुधार के उद्देश्य से शुरू किया गया। सभी जो शब्द है ना ये आपको परेशान करना चाहिए। जैसे एक प्रोग्राम जब चलाया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, तो क्या उसमें सभी डिस्ट्रिक्ट को शामिल कर लिया था? नहीं, उसी के तर्ज पर ये भी चलाया गया। तो सभी ब्लॉक को नहीं शामिल किया गया है, अभी केवल 500 ब्लॉक को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। दूसरा, इसमें 15 प्रमुख सामाजिक आर्थिक संकेतकों की पहचान की गई है, तो बिल्कुल की गई है, दूसरा सही है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि यह कार्यक्रम सबसे कठिन और अविकसित ब्लॉक के लिए योजनाओं की जितनी भी योजनाएं हैं उनको कन्वर्जेंस करेंगे, उनका रिजल्ट देखेंगे और उनकी निरंतर निगरानी करके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे वहां के लोगों के, तो बिल्कुल तीसरा सही है। तो दूसरा तीसरा सही हो गया, पहला गलत हो गया। तो चुनना कौन सा है असत्य कथन, तो केवल एक स्टेटमेंट गलत है, वो भी कौन सा है, ए है। ए कथन क्या है, गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें एक बात और बता दूं आपको कि ये बजट 2023-24 में जो है इसको शामिल किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रज्वला चैलेंज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रज्वला चैलेंज क्या है, ठीक है। उज्ज्वला चैलेंज, उज्ज्वला स्कीम तो सुनी है, प्रज्वला देखते क्या है। दो कथन दिए हुए हैं, कौन सा कथन सही है वही बताना है। करंट का ये भी क्वेश्चन है अभी। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू किया गया है। तो बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट देखिए, इसे आरबीआई द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए शुरू किया गया था। यहाँ पे आरबीआई नहीं होगा, यहीं पे गलती किया है, बाकी सारा कथन पहला सही है, बस यही आरबीआई गलत है, आरबीआई नहीं होगा। कौन सा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करने के लिए लॉन्च किया गया है। चैलेंज है ना, तो चैलेंज जैसे होता है कि इनोवेशन चैलेंज कर लेते हैं और हैकाथॉन आयोजित किया जाता है, वैसे ही प्रज्वला चैलेंज है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए जो भी समाधान है, विचार है, वो लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है कि वो आए और प्रदान करें। दूसरा कथन, इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू किया गया है, तो बिल्कुल दूसरा सही है। मुझे ये नहीं आ रहा था तो मैंने इसमें नहीं लगाया था क्वेश्चन में, तो पहला गलत हो गया, केवल दूसरा सही है, तो बी बस सही है इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिंद योजना का सही वर्णन करता है। स्कीम के बारे में है कि बिंद योजना किससे संबंधित है, ठीक है ना। तो इसमें तो सबसे पहले आपको बिंद का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। कभी क्या होता है, ज्यादातर योजनाओं का फुल फॉर्म अगर पता हो
शॉर्ट फॉर्म जो होता है उसका फुल फॉर्म पता हो तो, अगर नहीं पता है आपको एग्जैक्टली तो आप थोड़ा गेस कर सकते हैं, स्मार्ट गेस जिसको कहते हैं। अब मुझे तो नहीं पता था तो मैंने नहीं किया है। अब देखते हैं क्या है। चार कथन दिए हुए हैं सही वर्णन, इसमें मैं आपको पढ़ूंगा नहीं चारों कथन, एग्जैक्ट सही बताता हूँ जिससे कंफ्यूजन रहे। तो सबसे पहले बिंद का आपको फुल फॉर्म बताता हूँ। क्या है बिंद का फुल फॉर्म? ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है ना, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। बी से ब्रॉडकास्टिंग, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। अब थोड़ा समझ में आया होगा। ये कुछ जो ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं टीवी चैनल्स उनसे संबंधित है, ठीक है। तो उनसे संबंधित चीज़ें हटा दीजिए जो ना हो, तो वायु प्रदूषण संबंधित तो नहीं होगा, है ना। हरित ऊर्जा के ये भी नहीं है, अनुपयुक्त ये भी नहीं है। तो केवल एक कथन सही लग रहा है। अगर फुल फॉर्म ही पता होता तो ये कर लेता मैं भी, मुझे नहीं पता था। तो सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती में आधुनिकीकरण लाने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना है ना। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, पहली बात। और किसके लिए है? कि जो प्रसार भारती मतलब जैसे ऑल इंडिया रेडियो हो गया, AIR जिसको कहते हैं, दूरदर्शन हो गया, है ना। अब इनमें आधुनिकीकरण करना है कि जैसे नए नए चैनल्स ने अपने को अपडेट कर रखा है ना, वैसे ही अब ये भी अपडेट हो जाएंगे तो आपको देखने में अच्छा लगेगा, है ना। सरकारी चैनल, अब देखिए न्यूज चैनल ही जो है, DD न्यूज का जो यूट्यूब चैनल है, उसमें देखिए अब वो बिल्कुल जैसे प्राइवेट चैनल चलते हैं वैसे चला रहे हैं, है ना। प्राइवेट चैनल 100 न्यूज दिखा रहे हैं, एक ही न्यूज को 5 टुकड़े में बांट के दिखा रहे हैं, वैसे ही अब DD न्यूज वाले भी दिखाने लगे, है ना। आप देखेंगे कि उसमें 20 मिनट में 100 न्यूज दिखा रहे हैं उसमें भी। तो ये उसी और ज़्यादा जो है आधुनिकीकरण के लिए बिंद योजना को शुरू किया गया है। और 2025-26 तक 2025-26 तक के लिए ये योजना चालू रहेगी, है ना। 2025-26 तक बिंद योजना चालू रहेगी, ठीक है, स्टार्ट रहेगी, चलती रहेगी। नेक्स्ट कथन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संबंध में कथनों पर विचार करना है कि हरित हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन संबंधित क्वेश्चन देखिए कौन सा कथन इसमें क्या है सही है, ये बताना है आपको। पहला स्टेटमेंट है कि भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन में वैश्विक चैंपियन बनाने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन प्रस्तावित है जिसमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी। दूसरा, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत साइट और शिप उपघटक है। तीसरा, मिशन के तहत दिशा निर्देश पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए। कौन सा कथन सही है यही बताना है आपको। तो पहला तीसरा ही कथन देख लेते हैं। अब देखिए नेशनल हरित हाइड्रोजन, जहां भी हरित शब्द आता है वहां हमारे मन में आना चाहिए कि यह हरित मतलब है कि रिन्यूएबल, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की बात हो रही है जो कि फॉसिल फ्यूल है। तो तीसरा कथन जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये मिनिस्ट्री नहीं है। इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री होगी? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। नवीन जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है, जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा पे जो भी काम कर रहे हैं, है ना, नवीकरणीय ऊर्जा पे जो मिनिस्ट्री काम कर रही है वह है इससे संबंधित। तो तीसरा कथन गलत हो गया, तो आप यहाँ पे 2 स्टेटमेंट एलिमिनेट कर सकते थे। अब बचता ए और बी। ए और बी में देख लेते हैं। पहला कथन भी सही है ना, जिसमें देखिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी, ठीक है। और वैश्विक चैंपियन बनाना है हमको भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन भी सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। तो इसमें बी ऑप्शन जो है सही होगा, हरित मिशन संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया है। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और सही कूट का चुनाव करना है कि कौन सा सही सुमेलित है।
ये आपके सामने केस है इधर, और इधर उनसे संबंधित जो है जजमेंट है, क्या है। केशवानंद भारती केस, हम लोग जानते हैं केशवानंद भारती केस किससे संबंधित है। केशवानंद भारती केस में जो है बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आया था। उस बेसिक स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर में आएंगे। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब यह है कि भाई संसद को संविधान परिवर्तन करने का अधिकार है, संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन संशोधन करने के क्रम में संसद जो संविधान के कुछ मूल तत्व हैं उनको नहीं परिवर्तित कर सकती। जैसे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र भारतीय संविधान का मूल वो है, बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है। तो अब संसद ये नहीं कि अब लोकतंत्र को ही हटा के कोई और तंत्र ला के रख ले, राजतंत्र ला ले, ऐसा नहीं कर सकती संसद। ठीक है, तो वही संबंधित है केशवानंद भारती केस। निष्पक्ष जो चुनाव है, केशवानंद भारती वाद कब हुआ था? 1973 में हुआ था, का जजमेंट आया था। निष्पक्ष चुनाव, हालांकि निष्पक्ष चुनाव एक मूल ढांचा है, लेकिन यह केशवानंद भारती केस में नहीं आया था। इसको कब आया था? इंदिरा गांधी वाद जो हुआ था, है ना, इंदिरा गांधी के केस में निष्पक्ष चुनाव को बेसिक स्ट्रक्चर जो है रखा गया था। ठीक है, तो है तो ये, लेकिन केशवानंद भारती के केस में नहीं था, तो इसलिए ये कथन गलत हो गया। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इंदिरा साहनीवाद। इंदिरा साहनीवाद कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और इंदिरा साहनीवाद किससे संबंधित है? इंदिरा साहनीवाद जो है मूल अधिकार से संबंधित नहीं है। यह किससे संबंधित है? इंदिरा साहनीवाद जो है यह विधि का शासन, है ना, कानून का शासन से संबंधित है। तो दूसरा भी क्या हो गया? गलत हो गया, दूसरा भी सुमेलित नहीं। तीसरा, एम नागराजवाद जो 2006 में जजमेंट आया, तो वह किससे संबंधित? समानता संबंधित, तो तीसरा सही है। चौथा जो है कुमार पदम प्रसाद वाद जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता संबंधित है, तो चौथा भी सही। मतलब दो कथन इसमें सही हैं, सुमेलित हैं, और दो जो हैं गलत। तो जो सही उत्तर होगा इसका, तो केवल दो युग्म सुमेलित हैं, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय संविधान निर्माण से पूर्व ब्रिटिश शासन में सक्रिय थे? मतलब यह कह रहा है कि कौन से जो कानून है या प्रावधान है भारतीय संविधान के बनने से पहले से ही लागू थे। ठीक है ना, 36 नंबर। तो देखिए, अध्यादेश जारी करना, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, तथा केंद्र एवं प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन। चार स्टेटमेंट दिए हैं, आपको चुनना है कि कौन से प्रावधान जो है पहले से ही चल रहे थे। तो अध्यादेश जारी करना, बिल्कुल अध्यादेश जारी करने का प्रावधान चल रहा था, और यह प्रावधान कब लाया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत अध्यादेश जारी करने का प्रावधान लाया गया था। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति भी हो रही थी। ठीक है, भारतीय जो शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो था, उसके तहत इसको लाया गया था। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत की जा रही थी पहले ही। और केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन भी जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत ही किया जा रहा था। तो चारों ही जो है ये प्रावधान संविधान बनने के पहले से ही सक्रिय हैं, और इनमें से चारों ही प्रावधानों को हमने क्या किया है? अपने संविधान में भी शामिल कर लिया है। तो इसका डी ऑप्शन होगा, सारे ही जो कथन है वो सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। अगला क्वेश्चन है 1813 के चार्टर एक्ट के प्रावधान। यहाँ पे देखिए, ये 37वां क्वेश्चन है। 1813 के चार्टर एक्ट के प्रावधान इंग्लैंड में तत्कालीन उभर रहे किस विचारधारा से प्रेरित थे? है ना, 1813 का जो चार्टर एक्ट आया वो कौन से विचारधारा थे उनसे प्रेरित होकर के आया था? इसका जो ऑप्शन है देखिए, एडम स्मिथ का पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या कह रहा है एडम स्मिथ का? इसका मतलब है कि नए बाजार के निर्माण की बात कर रहे थे एडम स्मिथ। बेंथम का उपयोगितावाद, उदारवाद। ठीक है, तो ये जो तीनों ही हैं, इन्होंने 1813 के चार्टर एक्ट के प्रावधान के लिए
प्रेरित किया है, इन तीनों विचारधाराओं से प्रेरित हुआ 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी है, तीनों ही जो है चार्टर एक्ट को प्रभावित कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट का हिस्सा थे परंतु 1946 में गठित अंतरिम सरकार के नहीं? ठीक है, चार नाम दिए हुए हैं, है ना। इनमें से आपको बताना है कि कौन 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी उसमें तो नहीं था, लेकिन जब स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट बनी उसमें शामिल था। बात समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब 1946 में तो नहीं था जो अंतरिम सरकार थी, लेकिन कैबिनेट जो बनी स्वतंत्रता बाद स्वतंत्र हो गए, है ना, तब कौन लोग शामिल थे। तो मतलब ये पहले की घटना है, उसके बाद की घटना ये है। ठीक है, स्वतंत्र भारत। तो कौन सम्मिलित नहीं था बताना है हमको, है ना। ठीक है, मतलब अंतरिम सरकार में कौन नहीं था ये बताना है, लेकिन कैबिनेट में था। तो अंतरिम सरकार में कौन नहीं था भाई वो बताना है हमको। तो इसमें जो सही आंसर है वो हमारा है लियाकत अली खान जी जो हैं, लियाकत अली खान जी जो हैं, ये जो है अंतरिम सरकार में तो थे, अंतरिम सरकार में थे, लेकिन ये इसमें सम्मिलित नहीं थे। ये जो स्वतंत्र भारत की कैबिनेट बनी थी ना, सॉरी, इसमें क्या पूछ रहा है, भारत के कैबिनेट का हिस्सा थे, है ना, लेकिन अंतरिम सरकार में नहीं थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 2, 3 और 4। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद किससे संबंधित है? शिक्षा मंत्रालय इनको दिया गया था। B.R. अम्बेडकर जी हैं, इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया? कानून मंत्रालय। श्याम प्रसाद मुखर्जी जी हैं, इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया? उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय दिया गया। तो ये लोग जो है कैबिनेट का हिस्सा थे स्वतंत्र भारत में, लेकिन इनको अंतरिम सरकार में सम्मिलित नहीं किया गया था। लेकिन जो लियाकत अली खान जी हैं, ठीक है ना, ये जो थे अंतरिम सरकार के हिस्से थे, लेकिन कैबिनेट में इनको सम्मिलित नहीं किया। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39। निम्न में से कौन से संवैधानिक निकाय मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे? आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये भारत के मूल संविधान में नहीं था, मतलब बाद में अमेंड करके लाया गया है ना, संशोधन करके लाया गया है। तो वस्तु और सेवा कर परिषद, क्या कैसे हो सकता है? क्योंकि अभी आपको पता है कि 101 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके द्वारा इस परिषद को जोड़ा गया, तो पहला ही गलत हो गया। ठीक है ना, तो पहला ही सम्मिलित नहीं था, और यही तो बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं था, है ना, मतलब मूल संविधान में नहीं था। दूसरा जो स्टेटमेंट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका भी जो संशोधन है वो 102वां संशोधन है, उसके तहत इसको जो है किया गया है, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो दर्जा दिया गया है ना, संवैधानिक निकाय बनाया गया है। तो दो भी जो था मूल संविधान में नहीं था। तीन था भाई, महान्यायवादी का पद तो पहले से ही था। ठीक है, तो तीसरा इसमें नहीं होगा ऑप्शन, तो तीसरा एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपके पास तीन ऑप्शन बच रहे हैं, पहला दूसरा तो है ही, तो पहला दूसरा तो है ही, तो ये डी भी हटा सकते हैं आप। तो ए और सी में से एक ऑप्शन होगा। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया था वो 7वां जो संविधान संशोधन था, जो कि कब हुआ था? 1956 में हुआ था। उसके तहत में जो है एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है कि मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वर्तमान में संवैधानिक निकाय ही हैं वो, या पद है, तो वो तीनों हैं, ये वस्तु और सेवा कर परिषद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं। पहला है, भारत में संविधान सभा में देशी रियासतों को आवंटित की गई सीटें भर नहीं पाई क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय किया। दूसरा, मूल संविधान में हिंदी भाषा के प्राधिकृत पाठ के संबंध में प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? पहला कथन इसमें सही है, क्योंकि शुरू में जो है जो रियासतें थी उनको जो आवंटित सीट था संविधान सभा में वो भर नहीं पाया, क्योंकि जो रियासतें थी उनको लगता था कि भाई हम ही खुद ही राजा हैं तो राजा ही बने रहे, तो वो अपने को संविधान सभा से अलग रख लिया, तो वो सीटें नहीं भर पाई थी। तो ये तो सही है। लेकिन जो दूसरा है कि मूल संविधान में हिंदी भाषा के प्राधिकृत पाठ के संबंध में प्रावधान किया गया था, ये गलत है। मूल संविधान में नहीं किया गया था। 58th जो अमेंडमेंट है 1987 का, उसमें ये प्रावधान किया गया। तो इसका सही आंसर है केवल एक, केवल पहला कथन इसमें सही है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं। तो जो स्टेटमेंट है दो, भारत की राष्ट्रमंडल तथा संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता की उसकी संप्रभुता को अंशतः प्रभावित करती है। आप जानते हैं कि भारतीय प्रस्तावना में दिया गया है कि भाई सोवरेन, और कोई राष्ट्र किसी स्टेट वही है जो कि सोवरेन, स्टेट की 4 क्वालिटी है ना, कि उसमें से एक क्वालिटी जो है उसकी सोवरेनिटी भी होती है। तो कोई स्टेट तभी रह जाएगा जब वो संप्रभु हो भाई। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई हम संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता ले लिए या कॉमनवेल्थ में सदस्यता ले लिए तो हमारी संप्रभुता प्रभावित हो गई, अंशतः ही प्रभावित हो गई, ये पूछ रहा है, बता रहा है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद साम्यवादी समाजवाद है जो पूंजीवाद का विरोध करता है। ठीक है, थोड़ा भी हम लोग अगर बढ़िया से प्रस्तावना पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमारी जो सदस्यता है वो प्रभावित हो, सदस्यता लेने से हमारी संप्रभुता प्रभावित हो गई। संप्रभुता मतलब आंतरिक और बाह्य जो निर्णय है उनको लेने में हमें स्वतंत्रता है, और हम अपने मन से ही लेंगे, संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्रमंडल के कहने से नहीं लेंगे। तो पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन देखिए, प्रस्तावना में जो समाजवाद है क्या साम्यवादी समाजवाद है? नहीं, हमारे यहाँ जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है ना, लोकतांत्रिक समाजवाद है, या जिसको राज्य आश्रित समाजवाद भी कहते हैं। पूंजीवाद का विरोध नहीं है हमारे यहाँ से भाई। साम्यवादी समाजवाद में पूंजीवाद का विरोध है, लेकिन जब हमारे यहाँ साम्यवादी समाजवाद ही नहीं है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, तो पूंजीवाद का विरोध क्यों करेंगे भाई। तो दोनों ही कथन क्या है? सही नहीं है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों कथन गलत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन जो है उनके बारे में बताना है कि भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु नहीं है, संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। तो इसमें सही कथन बनाना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है भाई, ब्रिटिश संसद जो है संप्रभु है, सबसे ज्यादा है ना, सोवरेन है भारतीय संसद की तुलना में। तो सही है। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, मतलब मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं होना चाहिए। मूल कर्तव्य संविधान का हिस्सा नहीं थे, ठीक है, मूल कर्तव्य संविधान का हिस्सा नहीं थे भाई। तो संविधान का हिस्सा नहीं थे तो अब संविधान में कैसे आ गए? क्योंकि संशोधन किया गया, 42वां संशोधन 1976 में किया गया, उससे जोड़ा गया मूल कर्तव्य को। तो तीनों ही कथन क्या है? सही है। तो इसका ऑप्शन डी है, तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का दर्जा प्रदान किए जाने से पूर्व केंद्र शासित प्रदेश थे? सही उत्तर का चुनाव करना है। मतलब जो स्टेट दिए गए हैं ये वर्तमान में तो पूर्ण राज्य के दर्जा में है, लेकिन ये पूर्ण राज्य का दर्जा देने से पहले कौन कौन से इसमें केंद्र शासित प्रदेश थे? तो इसमें चारों ही जो है पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको पूर्ण राज्य का दर्जा अलग अलग समय में दिया गया। तो हिमाचल प्रदेश जो है इसको 1971 में,
गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। त्रिपुरा को भी 1971 में मिला है और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में। तो हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा को 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और गोवा और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। तो चारों ही पहले केंद्र शासित प्रदेश थे और बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है ना, चारों सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव कीजिए। भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता राज्य और धर्म के बीच पूर्ण अलगाव रखती है। पूर्ण अलगाव नहीं रखती है, गलत। पूर्ण अलगाव नहीं है यहाँ पे भारतीय धर्मनिरपेक्षता में। तो पहला ही कथन हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो दो ऑप्शन हमने आसानी से एलिमिनेट कर दिया। बी और डी के बीच में हमारा जो ऑप्शन है वो सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। बिल्कुल सही है, दूसरा कथन सही है। तीसरा, भारतीय संविधान में 3 स्तरीय सरकार का प्रावधान है जो विश्व के किसी और संविधान में नहीं है। ठीक है, तो इसको लेकर के मैं कंफ्यूज हो गया था कि भाई 3 स्तरीय सरकार तो है ही भारत में, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, पंचायती स्तर पर, किसी और संविधान में प्रावधान है कि नहीं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए। इसीलिए मैंने केवल 2 लगाया जो कि गलत हो गया मेरा। तीसरा भी सही है भाई, है ना, किसी और संविधान प्रावधान नहीं है 3 स्तरीय सरकार का। तो 2 और 3 दोनों कथन सही है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3, यहाँ अनुच्छेद नहीं है, ये मिसप्रिंट है। यहाँ पे क्या होगा? अनुसूची होगा, किसी के कारण गड़बड़ हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 2 तथा अनुसूची 3 में निम्नलिखित में से किस पद से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो अनुसूची 2 किससे संबंधित है भाई? है ना, अनुसूची 2 आपको पता होना चाहिए किससे संबंधित है। अनुसूची 2 वेतन, भत्ता और पेंशन से संबंधित है। अनुसूची 3 किससे संबंधित है? अनुसूची 3 संबंधित है शपथ से या प्रतिज्ञान से। तो इसमें जो 2 और 3 में जो वर्णन है वो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में है। हाँ, और साथ ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। 1 और 2 के बारे में है, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के बारे में नहीं है। तो तीसरा नहीं होगा, और कौन सा होगा? 1 और 2 दोनों कथन सही है। मतलब 1 और 2 जो भी हैं, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनके बारे में जो प्रावधान है उनको अनुसूची 2 और 3 में वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट 46 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय कौन सा असत्य है ये बताना है, ये भी ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में आर्थिक समता तथा राजनीतिक समता का अर्थ निहित है। क्या ऐसा है? नहीं, मौलिक अधिकारों में जो है केवल राजनीतिक समता की बात की गई है। ठीक है, आर्थिक और समता की बात नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट ही यहाँ पे असत्य है, तो पहला तो होगा ही, असत्य ही तो पूछा है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तो नागरिक समता का अर्थ प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल नहीं। टीपीएसपी जो है वहां पे आर्थिक और सामाजिक समता की बात की गई है, तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा देखिए, प्रस्तावना संविधान का भाग है तथा इसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है। शब्द पर ध्यान दीजिए, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे शब्द पे ध्यान देना है। आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है। भाई जो भी आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार संशोधन कर दी। आपको लगे कि भाई लोग प्रस्तावना में जो कौन सा शब्द है, प्रस्तावना मान लीजिए कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हमारा मन कर रहा है भाई संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं रखना है, उसको हटा दें। तो आवश्यकता लग रही है संसद सदस्यों को कि इसको हटा दें, तो क्या हटा सकते हैं? नहीं, आवश्यकता अनुसार नहीं है, शर्त के साथ है। शर्त कैसी है कि मूल ढांचा जो है संविधान का वह नहीं क्षतिग्रस्त होना चाहिए, है ना,
मूल संरचना प्रभावित नहीं होनी चाहिए, तो आवश्यकता अनुसार नहीं है, मूल संरचना को ध्यान में रखते हुए करना है, शर्त के साथ है। ठीक है, तो ये अभी गलत हो गया, तो तीनों ही गलत हो गए। यहाँ पे क्या होगा, मौलिक अधिकार राजनीतिक समता का अर्थ है, नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक के लिए है, और प्रस्तावना संविधान का भाग है, संशोधन भी हो सकता है लेकिन आवश्यकता अनुसार नहीं, शर्त के साथ, मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो तीनों ही कथन गलत है, तो डी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में लिखित गणतंत्र रिपब्लिक शब्द के संदर्भ में बताना है, क्या कथन सही है। गणतंत्र का सीधा अर्थ किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति से है, बिल्कुल सही है। इसका अर्थ राजनैतिक संप्रभुता की शक्ति को लोगों के हाथ में प्रदान करने से है, बिल्कुल सही है। गणतंत्र का मतलब यही होता है कि जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वह कैसा होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा, राजशाही नहीं होगी, वो क्या होगा, जनता द्वारा चुना जाएगा, है ना। तो भारत में भी जो राष्ट्रपति है वो अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुन के आता है, ठीक है, चुना जाता है उनको। तो दोनों ही कथन क्या है, सही है, तो सी जो है सही है, ठीक है ना, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारतीय सही कथन का चुनाव करना है। भारतीय संविधान शत्रु देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, सही है। शत्रु देश के नागरिकों के लिए भी हम लोग कुछ मौलिक अधिकार प्रदान कर देते हैं, भाई जाओ ऐश करो। भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को तथा अप्रवासी भारतीयों को समान मौलिक अधिकार प्रदान करता है, बिल्कुल। अप्रवासी भारतीय मतलब एनआरआई जो होते हैं, जो कि भारत के नागरिक तो हैं लेकिन भारत में रह नहीं रहे, तो भाई भारत के नागरिक हैं तो उनको अधिकार तो देंगे ही, तो बिल्कुल सही है। तो जो तीसरा देखिए, अप्रवासी भारतीय भारत में कृषि भूमि नहीं खरीद सकते, गलत है भाई, खरीद सकते हैं, जब भारत के नागरिक हो तो काहे नहीं खरीदेंगे। तो 1 और 2 क्या है, सही है, सी जो है सही आंसर है इसका, है ना। जो अब यहाँ पहला जो है, शत्रु देश के नागरिकों को कौन कौन से आर्टिकल, तो आर्टिकल 17 18 जो है उनको दे देते हैं हम लोग कि जाओ। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अदालत में मूल अधिकारों के हनन पर चुनौती दी जा सकती है। निम्नलिखित में से किसे अदालत में मूल अधिकारों के हनन पर चुनौती दी जा सकती है तथा उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। राज्य द्वारा पारित कानून, अगर राज्य द्वारा पारित कोई कानून जो है मूल अधिकार का हनन करता है तो उसको चुनौती दी जा सकती है, बिल्कुल। अगर अध्यादेश है, बिल्कुल उसको भी दी जा सकती है। प्रत्यायोजित विधान द्वारा जारी कोई भी अधिसूचना है, अगर वह मूल अधिकार का हनन कर रही है तो अदालत में जा करके उनको चुनौती दी सकते हैं। तो तीनों ही जो है, आर्टिकल 13 कहता है खुद ही कि भाई अगर कोई कानून जो है मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो जिस सीमा तक वह मूल अधिकार का उल्लंघन करता है वहां तक वो क्या होगा, अवैध होगा या इलीगल होगा, ठीक है। तो तीनों ही कथन सही हैं, डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। एजुकेशन पर कौन से संविधान के प्रावधान प्रभाव डालते हैं, तो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तो बिल्कुल। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, इनके भी विषय में, क्योंकि शिक्षा राज्य सूची का विषय, मतलब शिक्षा जो है कैसा विषय, समवर्ती सूची का है, तो कानून दोनों ही बना सकते हैं, राज्य भी और केंद्र भी। तो ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय भी थोड़ा बहुत जो है प्राइमरी एजुकेशन पर काम करते रहते हैं। 7वीं अनुसूची विषयों से ही संबंधित है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, तो यह भी। 5वीं अनुसूची में भी थोड़ा बहुत प्रावधान है। तो इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की बात है, आपको इन दोनों में प्रत्यक्ष प्रावधान देखने को मिल जाएंगे, यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं जोड़ के देख सकते हैं आप। तो इसमें जो सही है इसमें डी होगा, 1 2 3 4 चारों ही सही है। चारों ही जो प्रावधान है वह सब शिक्षा पर क्या करते हैं, संविधान के जो प्रावधान है शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन जो हैं आज फिर से डिस्कस किए हैं। तो टोटल कल मतलब 2 क्लास हो चुकी है, टोटल 25 2 क्लास 50 क्वेश्चन हो चुके हैं।
है ना। 50 और बचे हुए हैं, तो 2 क्लास में इनको और कर लेंगे। तो इसको कीजिए आप लोग, है ना। और कमेंट, अगर आप लोग साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो कमेंट करके बता भी सकते हैं भाई कितने सही हुए, कितने गलत हुए। और जो है आप देख रहे होंगे कि हम जब एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें एक क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन है, तो थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन 25 क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम आपके लगभग 50 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। मान के चलिए 25 क्वेश्चन, कम से कम 50, 50 से ज्यादा ही होगा, है ना। तो मान के चलिए कि आप जितना समय दे रहे हैं तो 25 क्वेश्चन मत देखिए, आप कम से कम 50-60 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, तो ये भी देखिए, है ना। और थोड़ा शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए अगर अच्छा लगे तो, है ना। दूसरों को, स्टूडेंट के तक भी पहुंचाइए, है ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे उनमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। चलिए।